बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई, आज जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, पेपर टू है, वेरिएंट टू है, मार्च 2023 की अटेम्प्ट है ये, ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर टू जो कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, ठीक है। इसके दो पार्ट्स बनेंगे, एक पार्ट में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। पार्ट नंबर वन है, इसमें आपको बता दें कि जैकब ओन्स अ रेस्टोरेंट, ठीक है। अभी एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं। अब द बिजनेस फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो 31 दिसंबर पे होता है। द बिजनेस ऑन मैनी स्मॉल आइटम्स ऑफ किचन इक्विपमेंट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। ऑन 1 Jan 2012 2022 किचन इक्विपमेंट वाज वैल्यूड रुपीज 3450। कह रहे हैं कि जो इक्विपमेंट की हमारे पास वैल्यू थी Jan 1 2022 में, वो वैल्यू थी 3450। ये आपको ओपनिंग बैलेंस दे रहे हैं एसेट का। मींस के अगर हम इसको बैलेंस ओपनिंग बनाते, Jan 1 2022 में इनके पास जो इक्विपमेंट का बैलेंस था वो था 3450। ये इनका बैलेंस बीडी था, ओपनिंग बैलेंस था। फिर उसके बाद इन्होंने आगे कहा है आपको, एडिशनल किचन इक्विपमेंट वाज परचेज्ड फॉर कैश 1680 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। वो कह रहे हैं कि इस साल हमने एक और इक्विपमेंट भी बाय किया है, इस साल हमने एक और इक्विपमेंट भी बाय किया है 1680 से, 1680 से इक्विपमेंट को क्या किया है, बाय किया है। तो इट मींस ठीक कि है। जब आपने इक्विपमेंट को बाय किया होगा तो आपने इक्विपमेंट को डेबिट किया होगा और कैश को क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। इक्विपमेंट क्रेडिट दिया आपका होगा डेबिट जी। हो गया होगा 1680 से, और बैंक यानी कि क्या, या कैश या बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा 1680 से। इक्विपमेंट हमारा अगेन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है जी। 1680 से। और किस वजह से डेबिट हो रहा है सर, कैश की वजह से डेबिट हो रहा है। और कब डेबिट कैश। हो रहा है सर, December 31 में डेबिट हो रहा है। ये एंट्री इन्होंने आपको हमने जो सेकंड बनाई ना, तो फिर हम उधर लिखेंगे ऑडिट का, राइट। जी। मैं कह रहा हूँ जैसे हमने इक्विपमेंट को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, लेकिन हाँ अगर हम उधर लेजर में लिखेंगे कैश, इसका जो ऑपोजिट है। हाँ, ऑपोजिट साइड लिखी जाएगी हमेशा। इक्विपमेंट के ऑपोजिट क्या था, कैश था, तो हमने मिड में कैश लिख दिया, रीजन लिखा जाएगा। जी। अच्छा, थर्ड ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि ऑन 30 दिसंबर 2022 किचन इक्विपमेंट वाज वैल्यूड एट 3950। अब वो आपको बता रहे हैं कि जो आपके इक्विपमेंट की वैल्यू है एट द ईयर एंड पे जो आपके इक्विपमेंट की वैल्यू है दैट इज 3950। ठीक है, ये आपके इक्विपमेंट की क्या है, वैल्यू बता रहे हैं। ये आपको बेसिकली इन्होंने एंडिंग बैलेंस बताया, जैसे कि आपको वो इन्होंने आपको ओपनिंग बैलेंस बताया था, दैट इज ओपनिंग बैलेंस, जो कि हमने एसेट के लेजर के अंदर डेबिट साइड पे लिखा था। जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, वी हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ 3450। और ड्यूरिंग द ईयर वी परचेज एन इक्विपमेंट हैविंग अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1680। आफ्टर दैट आपको एंडिंग बैलेंस भी इन्होंने दे दिया है 3950। इट मींस यू जी नीड जी। टू बैलेंस दिस लेजर, यू डोंट नीड टू बैलेंस दिस लेजर, ठीक है। आपको इस लेजर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने ऑटोमेटिकली दोनों ने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है ना। दोनों दे दिया। इट मींस कि हमारे पास क्या होगा सर, ये हमारे पास होगा बैलेंस सीडी होगा सीडी। 3950 से, ये हमारे पास बैलेंस सीडी होगा। अब सर, और अब टोटल जब, करेंगे इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अब सर, जब इन्होंने हमें एंडिंग दे दिया और ओपनिंग भी दे दिया और ट्रांजैक्शंस को भी जब हमने पोस्ट कर दिया, इट मींस कि दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बिकॉज जब हम एंडिंग निकालते हैं तो वो तब निकलता है जब दोनों साइड्स इक्वल ना हो। तो यहाँ पर एंडिंग पे जी। गिवन है 3950 से, इट मींस के बोथ साइड्स आर इक्वल। लेकिन इस लेजर के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, इस लेजर के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। जी। इस लेजर के अंदर आपकी जो डेबिट साइड है,
आपकी जो डेबिट साइड है और जो आपकी क्रेडिट साइड है, दोनों मैच नहीं कर रही, दोनों क्या है, अनइक्वल है। आपकी अगर जी। डेबिट साइड का टोटल करो तो वो आपका आ जाता है 5130 से। 5130 से डेबिट साइड अभी भी आपकी ज्यादा है। ज्यादा है। $5130 से आपका डेबिट साइड आ रहा है। और आपकी क्रेडिट साइड अभी भी कम है, आपकी क्रेडिट साइड अभी भी कम है। आपकी क्रेडिट साइड कितनी है? 3950। इट मींस के आपकी क्रेडिट साइड कम है। किस अमाउंट से कम है? डिफरेंस लो। 51303950। 1220। आई थिंक 1180। यस। डेबिट साइड है 5130, माइनस करो 3950 से। 1180। 1180, ठीक है। आपकी अभी भी क्रेडिट साइड कम है 1180 से। अब जरा देखो, इस पे जी। फोकस करो। आपके पास जो एसेट था 5130 से था। ओपनिंग बैलेंस था आपके पास 3450। ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ एसेट और बाय किया 1680 से। तो आपके पास जो बैलेंस आ गया वो 5180 का। इट मीन्स कि आपके पास जो एसेट रखा हुआ है वो 5180 से रखा हुआ है। लेकिन ईयर एंड पे, December 31 पे, ईयर एंड पे जब आपको एंडिंग बैलेंस वो दे रहा है, तो आपका एंडिंग बैलेंस जो है वो क्या है? 3950। आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है। आपके पास जो टोटल एसेट है वो है 5130, ये आपका टोटल एसेट है। और एंड में आपको पता लग रहा है 3950 से आपका एसेट है। इट मींस कि आपका एसेट क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। जी। आपका एसेट डिक्रीज हुआ है किस अमाउंट से सर? 1180 से मेरा एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब एसिड डिक्रीज कब कब होता है? सर एसिड डिक्रीज होता है अगर हम एसिड को डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर हम एसिड को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो हमारा एसिड क्या होता है सर? डिक्रीज होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़कर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर हमने एसिड को डिस्पोज ऑफ किया हो, हमने एसिड को सेल किया हो, या हमने एसिड को एक्सचेंज किया हो विद सिमिलर टाइप ऑफ एसिड। इस तरह का कोई साइन हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में। और फिर भी हमारा एसेट जो है वो डिक्रीज कर रहा है 1180 से। इट मींस के डिस्पोजल तो नहीं है। डिस्पोजल तो नहीं है। अगर डिस्पोजल होता तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करता कि हमने एसेट को डिस्पोज ऑफ किया है। और फिर वो जी। हमें रीजन पता लग जाता है कि सर हमारा एसेट जो है वो डिस्पोज ऑफ हुआ है जिसकी वजह से वैल्यू डिक्रीज हुई है। लेकिन डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा, तो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सर सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि हमारा एसेट डेप्रिशिएट हुआ है। डेप्रिशिएट। यस। कि डेप्रिसिएशन की वजह से भी हमारे एसेट की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो आप रीजन लिखोगे, जो 1180 से आपका एसेट डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर जो रीजन आ जाएगा वो आ जाएगा डेप्रिसिएशन का। और डेप्रिसिएशन आपका कहाँ रिपोर्ट होता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस पे। जी। ठीक है। दैट विल बी द ठीक है। डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गई बात? जी क्लियर है। और यही CD आपका ऑपोजिट साइड पे BD बन जाएगा, बैलेंस 1180 से। और चैन फर्स्ट आ। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको? जी। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बी पार्ट पे। अच्छा, बी पार्ट में आपको कह रहे हैं कि स्टेट टू रीजंस व्हाई द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन माइट बी चूजन बाय अ बिजनेस फॉर डेप्रिशिएटिंग नॉन करंट एसेट। वो कह रहे हैं कि हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्यों यूज करते हैं। इससे पहले भी ये पास पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है। हमने पिछली लेक्चर्स जी। के अंदर भी डिस्कस किया है, मेरे हैंडआउट के अंदर आपको मिल जाएगा। देखो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड उन एसेट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है जहां पर आपके एसेट्स की वैल्यू इनिशियल लेवल पे एकदम से डिक्रीज हो रही हो।
और आफ्टर दैट आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना कम हो जाए। डिक्रीज तो हो लेकिन कम हो जाए। जैसे कि मेरी गाड़ी की बात हो रही है। गाड़ी की बात हो रही है, गाड़ी का मॉडल पुराना था जो कि अभी चोरी हुआ है। तो अगर मैं शुरू में देखूं तो शुरू में जब मैंने गाड़ी ली होगी तो उसकी वैल्यू, पाकिस्तान के अंदर की बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करें, दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करते हैं जो कि डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पर कार की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। जी। आप कोई गाड़ी लेंगे, आप कोई कार परचेज करेंगे, और एक साल बाद जब आप देखेंगे तो उस कार की वैल्यू कम हो चुकी होगी आपके एसेट की वैल्यू से, जो आपने खरीदा होगा जितने का वो डेप्रिशिएट हुआ होगा। ठीक है। तो कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो इनिशियल लेवल पर शुरू के ईयर्स में ज्यादा डेप्रिशिएट होते हैं, ज्यादा उनकी वैल्यू कम होती है। और फिर उसके बाद एक लेवल ऐसा आ जाता है कि वो डेप्रिशिएट होना कम हो जाते हैं। और फिर उसके बाद एक लेवल ऐसा आ जाता है कि वो डेप्रिशिएट ही नहीं होते, बस वो वैल्यू फिक्स हो जाती है। अच्छा। समझ रही है बात? कि एक एसिड, समझ अगर एक गया। कार की भी एग्जांपल ले, तो कार में क्या होगा कि कार के अंदर शुरू में इनिशियल लेवल पर आपके एसेट की वैल्यू ज्यादा कम होगी। मे भी अगर आपने एक कार बाय की है $1,000 की, तो इनिशियल लेवल पे ये होगा कि 100 200 लेवल से क्या हो रहा होगा, वो डेप्रिशिएट हो रहा होगा। जी। लेकिन जब 5 6 साल गुजर जाएंगे उस एसेट को, तो फिर जो उसका डेप्रिसिएशन होगा वो माइट भी कम होगा कंपैरेटिवली इनिशियल ईयर्स में, शुरू के ईयर्स में। तो कुछ एसेट्स की नेचर्स ऐसी होती है जो इनिशियल लेवल पे तो ज्यादा डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन आफ्टर दैट जब टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद एसिड की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो रही होती है, लेकिन कम डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है। ऐसा ही है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम वहां पर अप्लाई करते हैं जहां पर आपके एसिड्स की वैल्यू जो है वो कम डेप्रिशिएट होती है एंड में, और इनिशियल लेवल पे ज्यादा होती है। ठीक है। तो यहां पर आप ठीक रीजन है। लिख सकते हो, टेक्स अकाउंट ऑफ द फैक्ट that some non-current asset lose most value in early year। ठीक है। आप इधर लिख के ना, ताकि मैं फिर नोट करूँ। मैं लिख देता हूँ। और आपसे ये पूछना था कि बुक ले लूँ क्या, नहीं बुक में ये थ्योरी के सवाल लिख के होते हैं तो। नहीं, वैसे भी हम पास्ट पेपर जब सॉल्व कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारी थ्योरी भी कवर हो रही है। ठीक है। बुक लेनी है तो ले लो पढ़ने के लिए। लेकिन बहरहाल इसमें भी आपकी सारी चीजें कवर हो रही है। ठीक है। और दूसरा ये कि कोर्स कब तक कवर हो जाएगा। कोर्स जब हम क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। का हो जाएगा सितंबर तक। यार कोशिश तो है कि हो जाए क्लासेस, लेकिन ना मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा ना। कोशिश तो है कि जितना हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर के अटेम्प्ट तक हम कंप्लीट कर लें अपना। अच्छा। तो फिर क्या करना होगा। देखो कोशिश करते हैं कि हो जाए कंप्लीट। देखो पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, दूसरा ये कि आप उसको फिर कैच भी तो कर सको ना, एक टाइम हो आपके पास हाँ। भी प्रैक्टिस का। ऐसा ही है। मेरे पास टाइम है। जी। मैं कह रहा हूँ मेरे पास टाइम है। अगर कोर्स ज्यादा है, आपको लगता है कवर नहीं हो पाएगा, तो आप मुझे कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इतना मुश्किल नहीं होते, तो मैं उसका रिकॉर्डिंग देखा करूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर्स कोशिश करो, कुछ चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है भी, तो वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँ। ठीक है। जी, आप वो मेरे साथ शेयर करें। मैं लाइब्रेरी में होता हूँ तो मैं सारा दिन उधर पढ़ता हूँ। ठीक है। ठीक ठीक। तो मसला नहीं है। ठीक बस ये ठीक। करना है कि हमने थोड़ा सा कोशिश करना है कि ग्रेड अच्छा आ जाए। कोशिश तो है आपकी, लेकिन एफर्ट्स में साथ में चाहिए होंगी। ठीक है। मैं 100% एफर्ट करूंगा, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। आप अभी जो लास्ट टाइम वाला लेक्चर है वो मुझे देख कर बताएंगे कि आपने देख लिया है। हाँ, उसकी आप टेंशन नहीं ले। इधर मसला हमारा ये था कि हम एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो रहे थे, तो हम उधर बिजी थे, वो सामान सब कुछ लेकर आ रहे थे। तो इस वजह से अभी मैं फ्री हो गया। मैं सुबह जाता हूँ, फिर लेट आता हूँ, 4 5 घंटे में लाइब्रेरी में आता होगा।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो तो गया। कोई मसला नहीं है, जितने सवालात भेजने हैं भेज दे, मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा। पास पेपर्स आप एक काम करो, इसके पास पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो, इस चैप्टर की। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कुछ तो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करोगे कुछ पास पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको हम फिर। कोई मसला नहीं है। मैं कल जाता हूँ उधर, ये लाइब्रेरी में उधर, कंप्यूटर में निकालता हूँ और सोल्व करता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, डन हो गया। अगर कोई मसला होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आप मसला मुझे है। मुझसे पूछ लेना, या अपने मोबाइल पे एक ऐप है आपके पास रॉ पेपर की, उसमें पास पेपर्स अवेलेबल होते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करो। हाँ नहीं, इधर वो फोन में यही है ना, फोन में तो छोटा छोटा दिखता है, कंप्यूटर जो बड़ा दिखता है। ठीक, ठीक। तो कोई अच्छा, मसला नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। सही। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, ठीक है, हमारे पास के एसेट्स की वैल्यू इनिशियल लेवल पे ज्यादा डिक्रीज होती है और बाद में कम डिक्रीज होती है, तो वहां हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है, जब आपका एसेट न्यू होता है ना, तो वो आपको रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट करके देता है। जितना एसेट ज्यादा न्यू होगा वो आपको रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करके देगा, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। और जितना एसेट पुराना होता जाएगा तो वो रेवेन्यू जो है वो कम जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है मैचिंग कंसेप्ट। काउंटिंग का एक कंसेप्ट आता है, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट आपको ये कहता है, मैचिंग कंसेप्ट आपको ये कहता है कि जो आप एक्सपेंस कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आपने अपना रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना होता है। जो आप एक्सपेंस कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आपने अपना रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्यों एक्सपेंस? देखो, जब मैं परचेज करता हूँ तो किसकी परचेज करता हूँ? सेल करने के लिए। तो जो भी मेरा एक्सपेंस होता है, उसका जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंसर्न ये होता है कि मैं उससे रेवेन्यू जनरेट करूँ। तो मैचिंग कंसेप्ट आपको ये बताता है कि अगर कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है तो उसके अल्टरनेटिव क्या है, आपका रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ होगा। तो कोई एसेट अगर आप परचेज कर रहे हो, वो न्यू एसेट है, तो इनिशियल लेवल पे वो आपको रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करके देगा। अब जब वो आपको रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करके देगा तो उसके मैचिंग में आपको एक्सपेंस भी ज्यादा रिकॉर्ड करना होगा, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड में नहीं आ सकता। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन आएगा वो एक फिक्स अमाउंट का डेप्रिसिएशन होगा। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ये होगा कि इनिशियल लेवल पे हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा आएगा, तो इनिशियल लेवल पर जब हम उस एसेट से रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट कर रहे होंगे, तो इनिशियल लेवल पर हम उसका एक्सपेंस भी ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है मैचिंग कंसेप्ट का, जिसकी वजह से हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैचिंग डेप्रिसिएशन टू अर्ली ईयर, व्हेन नॉन करंट एसेट प्रोवाइड्स मोस्ट बेनिफिट टू बिजनेस। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात आपको? बात क्लियर हो गई? आगे चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है इसका। आपको आगे बताया जा रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ऑन 1 Jan 2022 अ न्यू डिलीवरी व्हीकल वाज परचेज्ड इन पार्ट एक्सचेंज फॉर द बिजनेस। ओल्ड व्हीकल
डिलीवरी व्हीकल, ठीक है। अब वो आपको बता रहे हैं कि हमने एक न्यू व्हीकल परचेज की है ओल्ड व्हीकल दे करके। अब हाँ, पेमेंट मतलब ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट हुआ है। एक्सचेंज ऑफ एसेट हो गया, एग्जैक्टली। अ पेमेंट ऑफ 22,500 वाज मेड। हमने जो पेमेंट की है वो 22,500 की पेमेंट की है, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, न्यू न्यू डिलीवरी व्हीकल आप बाय कर रहे हो तो आपको कैश तो पे करना पड़ेगा। तो पेमेंट जो आप कर रहे हो वो 22,500 की पे कर रहे हो। The old delivery vehicle had originally cost 24,000। जो ओल्ड व्हीकल जो आप दे रहे हो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी दैट वाज $24,000 when it was purchased on 1st Jan 2020। अच्छा, ये जो काम हो रहा है ये एक साल बाद हो रहा है। ये जो काम हो रहा है पूरा ये एक साल बाद हो रहा है। वी आर परचेजिंग इन Jan 1st 2022, ठीक है। और जो ओल्ड व्हीकल जिसको हमने परचेज किया था वो भी Jan 1st में परचेज किया था, लेकिन 2020 में परचेज किया था। बल्कि तो फिर 2 साल हो गया ना। 2020 और 21, 2 साल हो गए। 2 साल बाद ये हो रहा है एक्सचेंज। जी और जो हमने ओल्ड इक्विपमेंट परचेज किया था 2 साल पहले, उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, $24,000 थी। जी द जी, ओल्ड 24,000। डिलीवरी व्हीकल was part exchange at net book value। ये इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखो जी, मैं आपको बता रहा इसका हूँ। मैं कैरिंग वैल्यू नहीं फाइंड करनी होगी ना। करनी होगी कैरिंग वैल्यू बुक वैल्यू एक ही बात होती है, करनी पड़ेगी। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन में फोकस करो, आपको न्यू एसेट की कॉस्ट नहीं बता रहे कि न्यू एसेट की हाँ कॉस्ट क्या जी। है ना। न्यू न्यू व्हीकल का कॉस्ट नहीं बताया इन्होंने, हाँ बताया सिर्फ पेमेंट बताया और का बताया है। हाँ, देखो न्यू इक्विपमेंट की जो कॉस्ट आती थी ना, न्यू इक्विपमेंट जो हमारे पास आता था तो वो आता था सर दो चीजों से। एक तो सर हम पेमेंट करते थे, जी और दूसरा सर हम ओल्ड व्हीकल देते थे, जी। उसको ट्रेड करते थे, उसकी जो वैल्यू होती थी, दोनों की हाँ, वैल्यू, पेमेंट जो कर रहे हैं और जो ओल्ड व्हीकल ट्रेड कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है, उसको सर अगर हम प्लस कर लें तो सर हमारे पास न्यू इक्विपमेंट की कॉस्ट आ जाती है। सही 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 सही। ठीक है। एक पुराना एसेट दे करके मैं नया एसेट ले रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए मेरा पुराना वाला एसेट कितने में जा रहा है और मैं ऊपर से कैश कितना पे कर रहा हूँ, दोनों को सम करके मुझे पता लग जाएगा कि न्यू एसेट मैंने कितने में बाय किए। ठीक है। हाँ तो अब सर यहाँ पर हो ये रहा है कि आपको वो बता रहे हैं कि जो पेमेंट वैल्यू है ना आपकी, जो आप पेमेंट कर रहे हो, जी वो आप पेमेंट कर रहे हो 22,500। जी वो ओल्ड एसेट आपसे कितने में ले रहा है वो आपको नहीं बता। जी, उसका कॉस्ट हमें पता है। बता भी रहा है और नहीं भी बता रहा, उसकी कॉस्ट बता रहा है कि हमने जी, इतने का लिया था, जा कितने में रहा है वो नहीं बता रहा, वो नहीं बता रहा। लेकिन उसने एक इशारा दे दिया। वो क्या इंडिकेटर है, जी वो इंडिकेटर ये है, द ओल्ड व्हीकल वॉज पार्ट एक्सचेंज एट नेट बुक वैल्यू। यानी कि जो ओल्ड इक्विपमेंट हमारे पास से जा रहा है जो उसने कंसीडर किया है वो बुक वैल्यू पे कंसीडर किया है। जी। सर बुक वैल्यू क्या होती है, मतलब कि इस क्वेश्चन में ना लॉस होगा ना गेन होगा, ना प्रॉफिट है ना हाँ लॉस है, कुछ भी नहीं है। जो आपके ओल्ड एसेट की बुक वैल्यू थी उसी में उसने रख लिया उसको। और बुक वैल्यू कैसे जी आती है सर, हम एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं उसका डेप्रिसिएशन जितना भी होता है, जी सर बुक वैल्यू आ जाती है। तो सर अगर मैं अपने ओल्ड एसेट की बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो मैं न्यू एसेट की कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकता हूं। ऐसा ही है। ऐसा ही है। ठीक है जी। वो आपसे यही कह रहे हैं कि डिलीवरी व्हीकल वाज डेप्रिशिएटेड बाय 25% per annum यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2022। वो कह रहे हैं कि 2022 का डेप्रिसिएशन आप मुझे रिकॉर्ड करके दिखाओ, 2022 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके दिखाओ। सर 2022 में ओल्ड एसिड तो था ही नहीं,
ओल्ड एसेट तो हाँ चला गया। और जो 2022 में हमारे पास जो एसेट था सर, वो न्यू इक्विपमेंट था। अगर सर मैं न्यू इक्विपमेंट की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेता हूं तो उसका डेप्रिसिएशन भी निकल जाएगा। जी जी। और उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए मुझे सर ओल्ड इक्विपमेंट की बुक वैल्यू निकालनी होगी, ताकि मैं उस बुक वैल्यू को और जो मैं पेमेंट एडिशनली पे कर रहा हूं उसको ऐड करूं, तो न्यू इक्विपमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। और न्यू उस पे इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन अप्लाई कर लेंगे फिर। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो सर डेप्रिसिएशन भी आ जाए। ठीक है। तो अब ठीक मुझे है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सर ओल्ड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, 2 साल का, 2 इयर्स का ओल्ड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, ठीक है, यूजिंग ठीक डिमिनिशिंग है। बैलेंस मेथड। ओल्ड इक्विपमेंट में सर उसकी जो कॉस्ट थी दैट वाज 24,000। उसका सर 2020 का जो डेप्रिसिएशन होगा 24,000 इनटू 25% हो जाएगा, तो 6,000 आ जाएगा। जी और फिर उसके बाद अगेन 2021 का जब मैं कैलकुलेट करूंगा, 24,000 रिमेनिंग जो है 6,000 माइनस करूंगा, 0.25% अप्लाई करूंगा, तो अब कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन, जरा मुझे कैलकुलेट करके बता। ठीक है। 4500। कितना, हाउ मच? 4500। 4,500, ठीक है। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन हो गया दैट इज 9,500। 9,500 ये हमारे पास डेप्रिसिएशन। 10,500। ठीक है। अच्छा सर, हमें पता लग गया कि 9,500 डेप्रिसिएशन। अच्छा फिर उसके नहीं, बाद टेन सर, थाउजेंड फाइव हंड्रेड नहीं आएगा। जी 10,500 नहीं सॉरी आएगा सॉरी टोटल सॉरी टेन डेप्रिसिएशन। थाउजेंड सॉरी सर 10,005, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम बुक वैल्यू निकालते हैं ओल्ड इक्विपमेंट की, कॉस्ट 24,000 है, माइनस कर देंगे 10,500 डेप्रिसिएशन, तो सर 13,500 इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। अब अगर सर हम न्यू एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, अगर हम न्यू एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, सर एक तो ये जो हमने बुक पेमेंट वैल्यू की हमने फाइंड की, ये हमने पुराने वाले की और प्लस इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई 13,500, तो ये कितना हो जाएगा बताओ जरा मुझे। मेरे ख्याल से 35,000 हो जाए। 38,000। 30, एक सेकेंड। 36,000। 36,000। अब मैं सर डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूँ। ये हमने जो बुक वैल्यू फाइंड की, ये 13,500, ये हमने पुराने वाले की। जी ठीक, डेप्रिसिएशन निकला। कॉस्ट भी क्या थी, ओल्ड एसेट की थी ना, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड। सही है। अब न्यू एसेट की मैंने इक्विपमेंट निकाल लिया, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, न्यू इक्विपमेंट कितने का, $36,000 का, इसकी कॉस्ट ये है। अब मैं डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूँ 2022 का, क्योंकि अब मुझे उसके एसेट की कॉस्ट का पता है, 36,000 है, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अप्लाई होगा, रिमेनिंग डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा,
प्रीवियस डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा इसमें से, जी जी। करेंगे? ये हम 2022 का फाइंड कर रहे हैं ना? जी। और नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो ओल्ड एसेट था, ये तो न्यू ओल्ड है। एसेट था, एग्जैक्टली ओल्ड एसेट था, गुड। मल्टीप्लाई बाय 0.25 कर दो, तो इसका जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो 9,000 हो जाएगा। ठीक है, हमें उसने कहा था एंट्री पास करें, तो एंट्री पास कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्लियर है? बात क्लियर हो गई आपको?